हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं सचिन पटेल आपका ब्रेन स्टूडियो पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है और जो आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे वो हम यूपीएससी के बारे में डिस्कस करेंगे। यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई हुई है, सबसे पहली चीज़ है आप लोगों ने देख लिया होगा, इसके फॉर्म भी आ चुके हैं और लगातार फॉर्म स्टूडेंट्स फिल भी कर रहे हैं। काफ़ी सस्ता भी फॉर्म है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी बी फॉर्म पास आउट हैं और जिन्होंने अभी रिसेंट में पास आउट किया है, तो सभी लोग इसमें जिनकी भी एज क्राइटेरिया में ये चीज़ आ रही है, वो लोग सभी लोग ड्रग इंस्पेक्टर का फॉर्म भर रहे हैं। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है, वैकेंसी ड्रग इंस्पेक्टर की देखने को नहीं मिलती है। जब भी आती है कम वैकेंसी हमें देखने को मिलती है, हमें एक्सपीरियंस लगा हुआ मिलता है, लेकिन इस वैकेंसी में ऐसा है कि हमें कहीं भी एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिला। हम जो आज आपसे डिस्कस करेंगे वो यूपीएससी का पूरा रोड मैप आपसे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, किस तरीके से आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है और कैसे ये एग्ज़ाम जो आप अभी तक फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम देते आ रहे हो उनसे ये अलग है। हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बनाना है, हमें किस तरीके से अपने टॉपिक को सिलेक्ट करना है, किस तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस को वहाँ पे बना के टेस्ट देना है और किस तरीके से हमें आंसर को फाइंड करना है, हमें कहाँ से पढ़ना है और हमें कैसे पढ़ना है, हमें कितना टाइम इसको देना है, हमें फार्मा को कितना टाइम देना है, हमें नॉन फार्मा पर कितना टाइम देना है, हम कितना कर सकते हैं जो यूपीएससी को हम क्रैक कर सकें। हमें यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ साथ यहाँ पर इंटरव्यू पर भी उतना ही ध्यान देना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको इंटरव्यू भी देना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वो ये रहेगी कि पूरा रोड मैप पहले हम समझ लें। हम यूपीएससी की जो ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी, इसको पहले हम समझ लें कि ये है क्या और ये हमसे करवाना क्या चाहती है और ये हमसे किस तरीके की प्रिपरेशन को मांग रही है, किस तरीके की ये वैकेंसी है। इस सब चीज़ों को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज आपसे स्टूडेंट्स, वो डिस्कस करेंगे, सिलेबस का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कहाँ से आपके लिए रिसोर्सेज कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ से आप चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं, क्या हमारा प्लान रहना चाहिए, हमें किस तरीके से अपनी हैबिट को बनाना है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे लोग होंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो क्या है अभी इस टाइम कंफ्यूज होंगे। वो ये सोच रहे होंगे किस तरीके से पढ़ाई को स्टार्ट किया जाए, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कौन सी बुक्स को उठाया जाए, क्या कहीं से मॉड्यूल को ले लिया जाए या कहीं से शॉर्ट नोट्स को उठा लिया जाए, क्या कैसे प्रिपरेशन की जाए। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहीं से हमें शॉर्ट नोट्स टाइप के मिल जाएं और उसको पढ़ के हम यहाँ पे क्या करें, यूपीएससी के एग्ज़ाम को यहाँ पे क्लियर कर लें, तो आप भूल जाइए, ये बिल्कुल भी गलत है। शॉर्ट नोट से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, बिल्कुल भी यहाँ पे शॉर्ट नोट से आपका डीआई का एग्ज़ाम स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं होगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे जो मेहनत करनी है वो डिटेल्ड मेहनत करनी है, डिटेल मेहनत आपको करनी है और डिटेल में आपको पढ़ाई करनी है, तभी इस एग्ज़ाम के बारे में आप सोच सकते हैं। कोई कितना भी कहे आपसे आप 2 घंटे पढ़ लो, कोई आपसे कितना भी कहे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर जाएं, ये एक बहुत ही अलग बात है। फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, वो एक अलग वहाँ पे होता है कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से। इस एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए, इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। आप लोगों ने पेपर भी देखे होंगे, बहुत ही अभी बैक ईयर के पेपर देखे होंगे और आप ये भी देख रहे होंगे काफ़ी क्वेश्चंस उसमें आप कर ले रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा अरे इसका पैटर्न तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये भी देखना है, वो पैटर्न आपको सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि आप बहुत सी चीज़ों को पढ़े होंगे तो आपको लग रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डिटेल्ड सिलेबस को पढ़ के वहाँ से चीज़ों को एनालाइज करके अपने लिए रखना है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, फार्मेसी का इतना वास्ट सिलेबस है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए प्रिपरेशन को आप पहले दिन से ही यहाँ पे क्या करना है, मैं अभी भी कह दे रहा हूँ, अभी जिस लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है या जो लोग यहाँ से फॉर्म भरने वाले हैं वो यहाँ पे क्या कर लें स्टूडेंट्स, फर्स्ट डे से ही अपना क्या बना लें, फर्स्ट डे से एक प्रण कर लें। फर्स्ट डे से आपको क्या प्रण करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, फर्स्ट डे से ही आपको प्रण करना है कि भाई मुझे तो डीआई क्वालिफाई करना है और सिर्फ मैंने फॉर्म नहीं भरा है, मुझे क्या करना है, इसके लिए पढ़ाई भी करनी है। क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, पढ़ाई भी करनी है, थोड़ी बहुत पढ़ाई नहीं, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। पहले कह रहा हूँ आपको पढ़ाई करनी है और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। डिटेल्ड सिलेबस के साथ आपको जाना है, डिटेल्ड टॉपिक के साथ आपको जाना है और क्या उसमें लिखा है, आपकी जो भी बुक्स आप यहाँ पे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बुक आप यूज़ करोगे, ठीक है, उन बुक्स को आप प्लीज़
यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ आप रेफरेंस बुक को यूज़ करिए। प्लीज़ आप रेफरेंस बुक को यूज़ करिए, कोई अल्टरनेटिव मत ढूंढिए, कोई ऐसी बुक को मत उठाइएगा जो इधर उधर पब्लिकेशन से आपको मिल गई हो और आपको लग रहा हो कि इसमें तो बहुत अच्छा सा लिखा है, कलरफुल लिखा है तो ये बहुत अच्छा होगा। नहीं स्टूडेंट्स, आपको समझना है, आपको रेफरेंस बुक पर जाना है। रेफरेंस बुक से पढ़ाई करेंगे, मैं आपसे कहता हूँ आपसे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। आप समझिए इस चीज़ को, आपसे सारे क्वेश्चन निकलेंगे, आप रेफरेंस बुक से पढ़ाई करिए। यूपीएससी में सारी चीज़ें आपको रेफरेंस बुक से देखने को मिलेंगी, ये मैं आपसे कहता हूँ। यहाँ पे आपको जो लाइंस लिखी हुई मिलेंगी वो भी स्टूडेंट्स आपके रेफरेंस बुक से मैच कर जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ मेहनत करनी है तो अच्छे से करिए, शॉर्ट नोट्स पर मत जाइए, शॉर्ट पीडीएफ्स पर मत जाइए, थोड़ा डिटेल्ड की तरफ जाइए, डिटेल्ड स्टडी करिए। स्टूडेंट्स आप जितना भी पढ़ेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, एक दो टॉपिक, दो तीन टॉपिक आपके छूट जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जितना आप पढ़ोगे उसको कंठस्थ पढ़िए। कंठस्थ इसलिए पढ़ना है क्योंकि अगर आपके एक दो टॉपिक छूट भी जाते हैं, वहाँ से आपके 2 4 5 क्वेश्चन अगर निकल भी गए तो भी स्टूडेंट्स कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने पीछे से अच्छे से पढ़ा है, तो पीछे से आपकी स्टडी जितनी अच्छी हुई है वहाँ से आप क्वेश्चंस को निकाल लेंगे। ये बात ध्यान रखिए। पूरा सिलेबस कवर करने के चक्कर में ये मत भूलना कि हमें क्या है, हमने शॉर्ट नोट्स उठा लिया और मन में ये सोच लिया अरे हमारी तो प्रिपरेशन हो गई, हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने तो सारा पढ़ रखा है। ऐसा सोच बिल्कुल भी नहीं लाना है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम आपके सामने। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं कुछ बता देता हूँ। देखिए कोई भी चीज़ है, अब आप कहोगे यहाँ पे सोच रहे हो कि सर ये तो हमें पता है कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे इस चीज़ इसलिए बता दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स देखिए जब भी इस चीज़ों को स्टार्ट करना, सबसे पहले कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पे ना पता हो उनके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपकी जो ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ठीक है, गेजेटेड ऑफिसर की वैकेंसी है यहाँ पे, ऐसे आप समझिए, ठीक है। और इनका जो रोल होता है कहाँ पे रहता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, ठीक है, जीएमपी जीएलपी वगैरह में रहता है, ठीक है। मॉनिटर स्केल में मॉनिटर जो सेल होती है, सेल को मॉनिटर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग पे, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस है, आप जानते हैं, सबको पता है ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी बहुत ही प्रेस्टिजियस है, ठीक है। सिलेक्शन जो आपका होगा वो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट, साथ साथ में आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। वर्क क्लोजली विद द, आप क्या करोगे, CDSCO के साथ वर्क करोगे यहाँ पे, ठीक है। पब्लिक हेल्थ सेफ्टी में आपको यहाँ पे रहना ही रहना है, ठीक है। इन्वॉल्व फील्ड इंस्पेक्शन, आप फील्ड का इंस्पेक्शन भी करोगे। कैरियर विथ हाई रिस्पेक्ट अथॉरिटी, और यहाँ पे और आप समझ लो कि ये जो वैकेंसी है और जो आपका यहाँ पे ऑरा है यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर का, वो आपको समाज में और हर जगह में आपको एक अलग ही स्थान दिलाता है। ये बात तो आप लोग समझ गए, ठीक है। हाई पे सैलरी की जॉब है ये, ठीक है। आप क्या करते हो, सर्व द नेशन, प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है ये, ओके। यहाँ पे फील्ड वर्क और ऑफिस वर्क दोनों आपको करने को मिलेंगे, ठीक है। कहीं भी अभी पूरे इंडिया में आपको ये जॉब मिल सकती है, ठीक है। चांस टू मेक रियल इम्पैक्ट, हेल्थ केयर से ही रिलेटेड है आपकी ये जॉब, ठीक है। रिस्पेक्टेड पोजीशन, सीधी सी बात है, इतनी अच्छी आप जब जॉब करोगे, आप यूपीएससी से आप इसको क्वालिफाई करोगे, जाहिर सी बात है आपको समाज में एक अलग ही स्थान मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। गेट वे ऑफ द रिवॉर्डिंग एंड द स्टेबल कैरियर, इतनी अच्छी अगर जॉब है तो सीधी सी बात है कैरियर आपका क्या है, स्टेबल, ओके। जो वैकेंसी आई हुई है 186+ है, ये आपको पता है। इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पे 25% है। ये तो एक यहाँ पे छोटी सी बात हो गई, ठीक है, जो हमने क्या किया, इतना डिस्कस किया, आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, इतनी चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी, कितनी वैकेंसी है, किसका क्या कितना वेटेज है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता है एजुकेशन क्या है। बी फॉर्म स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं यहाँ पे, बी फॉर्म, फॉर्म डी और मास्टर्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। आप एज अपनी चेक करिए, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मोस्टली यहाँ पे जो दी हुई है वो 21 से 30 साल के आसपास दी हुई है, लेकिन आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो आपकी एज क्या है, चेंज है, ठीक है। एक्सपीरियंस, ठीक है, वेरीज बाय रिक्रूटिंग अथॉरिटी एंड पोस्ट अथॉरिटी। अभी तक तो इस वाली वैकेंसी में आपको कहीं पर भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। क्या है, आपका एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है, इसलिए क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें क्या है, एलिजिबल हैं। लेकिन हाँ, फिर मैं वही कहता हूँ, एलिजिबिलिटी ये नहीं दर्शाती है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ग्राउंड लेवल से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ लीजिए, लगा दीजिए, थोड़ा सा जोर लगाइए, मिल के करते हैं और बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हैं आपके लिए, ठीक है। यूपीएससी की जो आपके नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पर आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए ये तो एक चीज़ हो गई, और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आप ध्यान देते रहिए। अगर आपका किसी में कोई नाम गलत है या कहीं पर भी कोई चीज़ मिसप्रिंट हुई है तो उसको आप जल्दी से जल्दी क्या करिए, ठीक करा लीजिए, ठीक है। ठीक करा लेंगे, अपने पास रखिए, जब आएगा वक्त यहाँ पे
जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी होगा, उस टाइम आपके डॉक्यूमेंट क्या होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या चीज़ है यहाँ पे, ये है आपका पूरा प्रोसेस, यूपीएससी का पूरा प्रोसेस है। ये क्या प्रोसेस है देख लीजिए। नोटिफिकेशन आ चुकी है, एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, टेस्ट होगा, आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, जिसमें आपसे फार्मेसी प्लस नॉन फार्मेसी दोनों पूछी जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। उसके बाद रिजल्ट आएगा और स्टूडेंट्स आप क्या होगे, शॉर्ट लिस्ट होगे। जिस दिन आप शॉर्ट लिस्ट होगे आपके क्या होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें हम पर्सनालिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। फिर क्या होगा आपका यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर क्या होगा, फाइनल अपॉइंटमेंट हो जाएगा। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा उस दिन आप क्या होगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी होगे। ये बात सबको पता है, बहुत अच्छी जॉब है और ये इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जो इसके लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, और मेहनत कर रहे हैं तो उनको सफलता भी मिलेगी। सब लोग करिए और अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ाई करिए। जो भी जिसकी भी एलिजिबिलिटी यहाँ पे फिट बैठ रही है, तैयारी में लग जाइए और जी जान से तैयारी करिए। मैं फिर से कहता हूँ, कोई शॉर्ट नोट्स नहीं, कोई ऐसी आप कोई पीडीएफ मत उठाइए। आप क्या करिए, सीधा अच्छे से पढ़ाई करिए, आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई करिए, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक को अपने पास रखिए। आप कहीं से भी लेक्चर ले रहे हो, किसी की भी क्लास पढ़ रहे हो, आप हमारी क्लास पढ़ रहे हो, हमारे चैनल से आप क्लास पढ़ रहे हो, आपको स्टैंडर्ड बुक ही अपने पास रखनी है। मैं आपसे कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक आप अपने पास रखिए। उसी में जो आपको करेक्शन करना है, जो आपको ऐसा लगे हमारा यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे टफ लिखी हुई है, सर ने इसको सिंपल एक्सप्लेन किया या सर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया है, ये चीज़ हमें समझनी चाहिए, तो सारी चीज़ों पर फोकस आपको करना है स्टूडेंट्स। मैं आपसे कह रहा हूँ, तैयारी आपको करनी है तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी के लेक्चर देख रहे हो, अच्छी बात है, वो उससे क्या होता है, हमें थोड़ा सा हिंट मिलता है चीज़ों में। असली मेहनत हमारी ही होती है, ये मैं आपसे कहता हूँ। असली मेहनत इसलिए होती है, पढ़ना हमें है, हम क्या कर रहे होते, पढ़ना भी हमें ही है, समझना भी हमें ही है और हमें ही एग्ज़ाम देना है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे किसकी होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्टूडेंट्स की होती है। और स्टूडेंट्स को ये समझना है कि मुझे रेफरेंस बुक से अगर वो पढ़ रहा है तो उसको किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको ये भी नहीं सोचना है कि ये नोट्स हमारे लिए सफिशिएंट है या नहीं है। स्टैंडर्ड बुक उठाइए, मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक उठाइए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, बार बार आप कह रहे हो स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड बुक के नाम तो आपने बता ही नहीं स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड बुक के नाम भी मैं आगे आने वाली अभी जो स्लाइड है उसमें मैं कवर कर रखा है। वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी बुक आपके लिए किस सब्जेक्ट के लिए आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे जो आपका क्या है, आपका जो सिलेबस आने वाला है वो आपके 2 ऑप्शन में आएगा। एक फार्मा रहेगा और क्या रहेगा, नॉन फार्मा रहेगा। स्टूडेंट्स फार्मा रहेगा। अब फार्मा में सर हमें क्या पढ़ना है, तो फार्मा में हमें, आपको सबको पता है, फार्मास्यूटिक्स के आपके अगर रिसेंट में जो भी आपके पिछले ईयर्स में जो भी पेपर हुए हैं, रिसेंट ही बोलेंगे, जब पिछले 2023 में हुआ उससे बीच में हुआ ही नहीं था इसका एग्ज़ाम, तो क्या बोलोगे, वहाँ पे आप देखोगे फार्मास्यूटिक्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर जब हम अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो हमें बिल्कुल फार्मास्यूटिक्स को तो हमें रेफरेंस बुक से पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद हमारा फार्माकोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा वेटेज है। इन दोनों में हमें क्या यूज़ करनी है, रेफरेंस बुक यूज़ करनी है। कोई अल्टरनेटिव यूज़ मत करिए, रेफरेंस बुक को यूज़ करिए, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स कहीं से भी देखें, कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हो स्टूडेंट्स, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट रेफरेंस बुक पर आपको फोकस करना है। और हाँ, अगर आपको रेफरेंस बुक, कोई भी रेफरेंस बुक आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए, आपको हमारे ब्रेन डेस्क की EDU पर ये बुक आपको यहाँ पे फ्री में ही अवेलेबल है। ब्रेन डेस्क की EDU पर आपको हमारा ऐप जो है, यहाँ पर रेफरेंस बुक आपको फ्री में मिलेंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड करिए। डाउनलोड इसलिए कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर एक स्टूडेंट्स की अपनी अलग अलग कंडीशन होती है, ठीक है। क्या होता है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नहीं होता है, आप बहुत सारी बुक्स होती हैं, रेफरेंस बुक्स बहुत कॉस्टली आती हैं स्टूडेंट्स, तो ज़रूरी नहीं है इतनी कॉस्टली हैं तो जाके हम उनको तुरंत परचेस कर लें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। आपके पास क्या है, आप उनको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, उनको आराम से डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डाउनलोड करने के बाद एक आप किसी भी प्रिंट आउट वाली शॉप पर जाइए, ठीक है, उनका स्टूडेंट्स आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है, उनका कलर्ड होता है, ब्लैक एंड वाइट का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, अच्छे ढंग से अपने पास रखिए, ठीक है। आपको ऐसा लगता है सर कि हम अभी उतना अवेल नहीं कर सकते, हम उतना का प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अपनी अपनी स्थिति होती है सबकी, तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है जाके आप पूरी बुक मत निकलवाइए।
कुछ यूनिट जो हैं उनको आप निकलवा लीजिए हर सब्जेक्ट की, उनको पढ़ लीजिए। जब आपको लगे कि हाँ हमने ये पढ़ लिया, धीरे धीरे अपने क्या है अपनी फाइनेंस को अपना इकट्ठा करते रहिए, फिर क्या करिए आप जाके दोबारा से उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। तो क्या होगा, ऐसे आपको एक साथ बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक में अपना पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा, और क्या करोगे उनके प्रिंट आउट निकलवा लोगे तो धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। ऐसे करना है स्टूडेंट्स। सब लोग यहाँ पे अमीर नहीं हैं इतने कि जाके हम अभी अरे सर ने रेफरेंस बुक बोल दी जाके 10-15 हज़ार रुपए की 20 हज़ार की हम रेफरेंस बुक ले। नहीं स्टूडेंट्स, सबकी कंडीशन है, सबको अपने हिसाब से देखना है, उसी तरीके से करना है। और मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स हैं तैयारी करते हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एम्स का भी फॉर्म भरते हैं, ठीक है। आप एम्स की ही फ़ीस देख लीजिए, आप की अदर्स एग्ज़ाम की फ़ीस देख लीजिए, सबकी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपको फ़ीस कम है, लेकिन रेफरेंस बुक आपको अगर नहीं अवेल कर सकते हो स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद क्या करिए, उनके प्रिंट आउट्स आप धीरे धीरे करके निकलवा लीजिए, ठीक है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी यहाँ पे क्या है कोलॉजी है स्टूडेंट्स। और हमारी जो अप्रोच है ब्रेन स्टडी पर, जो अप्रोच इस टाइम चल रही है वो फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री को क्या चल रही है एक साथ में लेके चल रहे हैं, जिससे क्या हो आप एक नोट्स प्रिपेयर करें, आपके दो सब्जेक्ट की तैयारी हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको फार्माकोग्नोसी पर ध्यान देना है। फार्माकोग्नोसी पर भी आपको पकड़ बनानी है। फार्माकोग्नोसी पर आपको पता होना चाहिए, बायोलॉजिकल सोर्स पता होना चाहिए, और उस ड्रग का यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन आएंगे आपको, बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको, NMR से, मास से, आपको UV से, IR से, तो इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हॉस्पिटल क्लिनिकल फॉरेंसिक फार्मेसी से। साथ साथ में ये तो आप समझ ही गए हो कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपका जो यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस का जो सेक्शन है वो सोटिक्स के साथ आपका मिक्स हो जाता है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इनके ऊपर आपको बहुत फोकस करना है। मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल ये समझिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो आपका पूरा जूरिस्प्रूडेंस है इसको एकदम घोल के पी लेना है, इसको कतई नहीं छोड़ना, एक एक टॉपिक। और हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कोई भी ओल्ड बुक मत पढ़िए। ओल्ड बुक को आप यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के लिए ओल्ड बुक का यूज़ नहीं करेंगे। आप रिसेंट चीज़ों को सर्च करिए, रिसेंट चीज़ों को गूगल से देखिए, ठीक है। आप रिसेंट चीज़ों को पढ़ेंगे, हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, आपको धीरे धीरे इनके टॉपिक्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे रिसेंट के, हमारे ऐप पर भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आप ओल्ड बुक का यूज़ मत करिए। ओल्ड बुक का यूज़ इसलिए मत करिए, कुछ चीज़ें होती हैं धीरे धीरे अमेंडमेंट होती रहती है। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए जिसमें कुछ अमेंड हो चुका हो और हम उसमें गलत टिक करके चले जाएँ, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ओल्ड बुक का यूज़ यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद आप नॉन फार्मा पर आइए। नॉन फार्मा में आपको करंट अफेयर्स, जो करंट इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर भी उतना ही ज़्यादा फोकस करना है। नेशनल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, इनके लिए तो आप जितना पढ़ पाओ, ठीक है, ये तो आप पर जाता है कि इसकी स्टडी आप कितनी कर पा रहे हो, ठीक है। ये आपके ऊपर खुली छूट है आपको कि बस इसको करिए, आपको करना है, आपको पढ़ना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप फार्मा बैकग्राउंड से, इनको तो आप पढ़िए, और ये तो आपकी एक जिम्मेदारी है कि इसको आपको पढ़ना है, चलते फिरते पढ़ना है, सोते बैठते कभी भी आपको इनको ये देखना ही देखना है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, इसको भी आपको पढ़ना है। जर्नल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये स्टूडेंट्स आप कवर कर सकते हो। जो हम लोग यहाँ पे आपको SSC फार्मासिस्ट की क्लासें करा रहे हैं, SSC के लेवल की आप यहाँ पे रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड करके भी यहाँ पे अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो HAP और एक सिंपल बायोलॉजी, ऐसे समझिए आप बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, उनको क्या करिए आप तैयार करिए, वो आप बीच बीच में पढ़ते रहिए, ठीक है। जनरल नॉलेज की भी आपको क्या होनी चाहिए, यहाँ पे तैयारी होनी चाहिए। इनको आप करते रहिए, धीरे धीरे करते रहिए और रिवाइज करते रहिए। ये आपकी मेन जिम्मेदारी है और ये भी आपकी एक जिम्मेदारी है। इनको तो आपको करना ही करना है, इनको आपको एडिशनली करना है, समझ गए आप, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस को समझिए। अभी सिलेबस नहीं आउट हुआ तो आप पीछे के पेपर को देखिए कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, वही इसी तरीके से आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोकस करना है, फार्मा का मोर वेटेज आपका रहेगा, ठीक है। और आपको अच्छे रिजल्ट के लिए आपको यहाँ पे दोनों पोर्शन पर उतना ही फोकस करना पड़ेगा, फार्मा और नॉन फार्मा पर, समझ गए हो। जिसका नॉन फार्मा और फार्मा दोनों मजबूत होगा, जो इन दोनों को अच्छे से करके आएगा, वो क्या करेगा, वो स्टूडेंट्स DI बनेगा, समझ रहे हैं आप, वो क्या होगा, DI बनेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ आप क्या करिए, अपनी स्टडी करिए और प्रॉपर रिवीजन करिए। पहले कह दे रहा हूँ
बिल्कुल भी अपने आप को जज नहीं करेंगे। 4 से 5 दिन की पढ़ाई करी और आप अपने आप को जज करने लग गए, कतई जज नहीं करिएगा स्टूडेंट्स। 15 से 20 दिन लगातार पहले पढ़ाई करिए, 25 दिन पहले पढ़ाई करिए, 30 दिन पहले पढ़ाई करिए, फिर थोड़ा सा अपने आप को जज करना स्टार्ट करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है 7 दिन की तैयारी करी और आप ये सोचने लग जाओ मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है। ऐसी थिंकिंग कतई दिमाग में डेवलप मत करना। ये बिल्कुल भी मत सोचना 7 दिन मैंने सर पढ़ाई की लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं हुआ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स 7 दिन बहुत कम होते हैं, इसलिए आप अपने आप पढ़ाई करिए। पहले 20 दिन 20-25 दिन पढ़ाइए, फिर आप एनालिसिस करिए कि हमने 20-25 दिन में क्या गेन किया, तब आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे कॉल करते हैं, पूछते हैं कि सर मैं पिछले हफ्ते से मैं पढ़ रहा था लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा, मुझे क्लोजी का क्लासिफिकेशन याद नहीं हुआ सर, मुझे याद नहीं हो रहा सर, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस आती हैं स्टूडेंट्स का, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको जब भी अपना एनालिसिस करना है आप 20 से 25 दिन पहले पढ़ाई करिए। 20 से 25 दिन पढ़ाई करिए किसी भी सब्जेक्ट को लेके, चाहे आप मिक्स करके डेली पढ़ रहे हो अलग बात है, वो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। हर स्टूडेंट्स को पता होता है कि उसको कैसे पढ़ना है। जिनको नहीं पता होता है उनको भी जब वो स्टडी अपनी स्टार्ट करते हैं तो वो उनको समझ आने लगता है कि हमें अब कैसे पढ़ना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। समझ रहे हैं आप? बस स्टार्टिंग में एक पाथ दिखाना होता है। हम जैसे लोग जो आपको यूट्यूब पर ये गाइड करते हैं, आपको बताते हैं, वो हम आपको जस्ट पाथ दिखाते हैं स्टूडेंट्स, एक ये पाथ है, एक ये पाथ है, एक ये पाथ है, एक ये रास्ता जा रहा है, एक इधर रास्ता जा रहा है। फिर आप वहाँ पे खड़े होते हो, डिसीजन आपका होता है कि सर हमें तो इस रास्ते पे जाना है, हमें ऐसे करके अपनी मंजिल को पकड़ना है। कुछ लोग कहते हैं हमें ऐसे मंजिल को पकड़ना है, कुछ ऐसे कहते हैं हमें मंजिल पकड़ना है। हमारा काम होता है आपको रास्ता दिखाना और काम आपका होता है चलना। ठीक है, बात समझ गए आप? तो इसलिए आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी और रिवीजन दोनों चीज़ें करते हुए चलना है। 7 दिन के अंदर एनालिसिस नहीं करना है, 20 से 22 दिन 25 दिन पढ़ाई करिए पहले। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका फार्मास्यूटिक्स का जो यहाँ पे सिलेबस है उसमें आपको क्या देखना है, सबसे ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस देखिए, डोसेज फॉर्म आपको पढ़ना है। फिजिकल फार्मेसी में आपको सॉल्युबिलिटी, रियोलॉजी, सरफेस ये फिनोमेना, कॉम्प्लेक्सेशन, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, अब यूनिट ऑपरेशन लिखा है सिर्फ देख रहे हो, और ड्राइंग साइज तो इतना नहीं, यूनिट ऑपरेशन बहुत है स्टूडेंट्स। अगर आपने पढ़ी होगी बी फॉर्म में तो पूरा का पूरा यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा है और सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करनी है। बायोफार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स ये समझ लीजिए इम्पॉर्टेंट, इसलिए इम्पॉर्टेंट, और मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। ये जान है, इसको समझिए, फार्मास्यूटिक्स की जान है ये। यहाँ से आपसे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं पता नहीं लगते कि वो कोलॉजी के हैं कि यहाँ से पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ की पकड़ को बहुत मजबूत बनाइए। यहाँ के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल पर अपनी बहुत अच्छे से पकड़ बनाइए स्टूडेंट्स। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन पर जाइएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन आपको करने हैं। ठीक है, कैसे किस फॉर्म को किस में चेंज करते हैं आपने देखा होगा, एलिगेशन मेथड हो गया, प्रूफ स्प्लिट हो गया, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है आपको। उसके बाद कैसे क्लियरेंस, ठीक है, रीनल क्लियरेंस, इस जो आपके बायो अवेलेबिलिटी में आते हैं इन पर भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, बार बार कह रहे हैं आपसे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। डरने वाली बात नहीं है, आपको न्यूमेरिकल पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, क्लियर करिए अपने कॉन्सेप्ट्स को, और क्लियर आपके कॉन्सेप्ट कहाँ से होंगे, आपकी रेफरेंस बुक से होंगे। एक बार बुक आप पढ़ेंगे आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगेगा। प्रिपरेशन के दौरान ऐसा लगा करता है, स्टार्टिंग में रेफरेंस बुक को पढ़ेंगे, बहुत मोटी बुक है, क्या हम कवर कर पाएंगे, ये सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है। प्रिपरेशन के दौरान इतना आपको क्रेडिटी की इतनी मोटी बुक देखने को मिलेगी, आप रेमिंगटन उठाओगे इतनी मोटी मिलेगी, लैकमैन उठाओगे आपको मोटी मिलेगी। फिर एक दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है, क्या मैं इतना पढ़ पाऊँगा, क्या पता मैं इसको पढ़ता ही रह जाऊँ और मेरा एग्ज़ाम हो जाए, मैं क्या करूँगा। या बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, अरे उसके पास तो उसको शॉर्ट नोट्स मिल गए, उसने तो अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी, उसने तो सारा रिवीजन कर लिया होगा, मैं तो क्या, मैं इन रेफरेंस बुक में लगा पड़ा हूँ, इधर पेज पढ़ रहा हूँ, उधर पेज पढ़ रहा हूँ, इतने सारे पेज हैं, मुझे ही नहीं समझ आ रहा। क्या स्टूडेंट्स, इसी मिथ को आपको क्लियर करना है। ये जस्ट एक मिथ होता है कि हमने रेफरेंस बुक से पढ़ा, उसमें बहुत मोटी बुक है, हम पढ़ नहीं पा रहे। नहीं, एक बार आप स्टार्ट करिए, आप देखिए, स्टार्ट जैसे ही आप करेंगे ना, फिर आपको बुक के से प्यार हो जाएगा। जिस दिन आपको बुक से प्यार हो गया स्टूडेंट्स, उस दिन कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए टफ नहीं रह जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ, बुक से आप प्यार जिस दिन करने लगेंगे, आपके लिए एग्ज़ाम टफ नहीं रह जाएगा, आपके सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई होते हुए चले जाएंगे। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक में सब कुछ लिखा होता है स्टूडेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। आप देखिए, अगर आप एक सिंपल सा, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं, अगर आप यहाँ पे फार्माको काइनेटिक ही पढ़ लीजिए, सपोज करिए आप फार्माको का
फार्माकोकाइनेटिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, फार्माकोकाइनेटिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक आप देखते हो बहुत से टीचर आपको फार्माकोकाइनेटिक पढ़ाएंगे, इसी में से बहुत सारे टीचर आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे। आपको कुछ लोग आपको ये कहेंगे सिंपल स्टडी आइए 15 मिनट में करवा देते हैं, आइए इसका क्विक रिवीजन करा देते हैं, 10 मिनट में करा देते हैं, आइए इसका क्विक रिवीजन हम 15 मिनट में 20 मिनट में करा देते हैं, आइए हम इसका रिवीजन 5 मिनट में करवा देते हैं। स्टूडेंट्स 5 मिनट 15 मिनट क्विक रिवीजन में जानते हो क्या होता है, ये जस्ट आपको हाईलाइट कर देंगे ये चीज़ें होती, बट वहाँ पे हम क्या करते हैं उन चीज़ों को लैग कर जाते हैं जहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है। क्विक रिवीजन से आप क्वेश्चन पकड़ लोगे, आपसे अगर 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसे आप शॉर्ट रिवीजन टाइप से आप क्या करोगे, 7 में से आप क्या करोगे, आप 4 क्वेश्चन कर दोगे। लेकिन जब आप डीप लर्निंग के साथ आप इसका रिवीजन करने जाओगे, जब आप डीप लर्निंग के साथ 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट के रिवीजन करोगे, जब आपने एक रेफरेंस बुक से पढ़ा होगा, तब आपके लिए यही क्वेश्चन यहाँ पे 6 to 7 बन जाएंगे, मतलब आप ऑल अटेम्प्ट कर लोगे। यही अंतर होता है स्टूडेंट्स AIR 1 में, और यही अंतर होता है AIR 500 में, यही अंतर होता है AIR 1000 में, यही अंतर होता है नॉन क्वालिफाइड में। क्या अंतर, वन वाले ने भी क्या कर रखा होता है स्टूडेंट्स, देखिए आइए क्लियर कर देते हैं, इन चीज़ों को भी क्लियर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। AIR 1, ठीक है, एक बंदा है जिसका है AIR 1, एक है जिसका AIR है 500, एक है जिसका AIR है 1000, एक है जिसका AIR है 2000, एक है जिसका AIR है ही नहीं, क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्या अंतर है कि ये 1 ले आया, ये 500 ले आया, 1000 ले आया, इसमें अंतर कैसे? इसमें अंतर यहीं से, आप इसको भी दे दोगे ना, इसने भी 15 मिनट का रिवीजन किया होगा, बट कब किया है इसने 15 मिनट का रिवीजन, तब किया होगा जब इसने इसके ऊपर कितना लगाया होगा, कम से कम 150 मिनट अपना लगाया होगा। बात समझ रहे हैं आप, पहले इसने इसको 150 मिनट दिए होंगे तब ये 15 मिनट पर गया होगा। हाँ, इनकी रैंक कैसे कम रह गई, इन्होंने 15 मिनट दिए, लेकिन हो सकता है इसने इसी टॉपिक पर सिर्फ 100 मिनट दिए हों कभी। बात समझ रहे हो आप, इन्होंने क्वालिफाई ही नहीं किया क्योंकि इन्होंने जो 15 मिनट की वीडियो थी उसको भी नहीं देखा। बात आ रही है आपको समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। रिवीजन तब जरूरी होता है जब हमारे कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो रिवीजन क्या करने जा रहे हो? रिवीजन वो करते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, शॉर्ट क्लासेस वो पढ़ते हैं जिनके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बात आ रही समझ में? यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले डिटेल्ड मेहनत करिए, डिटेल्ड पढ़ाई करिए, उसके बाद क्विक रिवीजन पर जाइए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यही मेरा कहना था। ऐसे ही क्या होते हैं, स्टूडेंट्स की जो रैंक होती है वो वेरी करती हैं। बात आ रही समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए यहाँ पे फार्माकोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है। फार्माकोलॉजी में आपको पढ़ना होता है, सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन पर। ठीक है, अच्छी बात है, सबको पता होना चाहिए। फिर उसके यूज़ क्या है, ADR क्या है, और ये कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो पूरी कोलॉजी ही है, पूरी कोलॉजी है, सारा का सारा आपको पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे मैं यहीं पे क्या करूं, आपको हाईलाइट कर दूं इतने टॉपिक और बोल दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया, जो मैंने लिखा वो आपने पढ़ लिया, और मेरी जो मैं बोल रहा था आपने क्या किया, सिर्फ मेरे को म्यूट कर दिया, मेरी आवाज़ को म्यूट किया, और जो मैं वीडियो आपको पढ़ा रहा था वो आप क्या कर रहे, स्क्रॉल करते चले जा रहे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा? आपने मेरी वॉइस को म्यूट किया और आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को आप देखते हुए चले जा रहे हो। तो आपको पता क्या समझ आएगा? आपको सिर्फ ये समझ आएगा कि सर हमें लगता है क्या बता रहे हैं, सर सिर्फ यही कह रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लीजिए, थेराप्यूटिक यहाँ पे यूज पढ़ लीजिए, यहाँ पे ADR पढ़ लीजिए, ड्रग इंट्रैक्शन जो लिखा हुआ है वही आपको समझ आएगा। लेकिन मैं अब यहाँ पे जो बोलूँगा वो आपको तब समझ आएगा जब आप लेक्चर बिना म्यूट के देखोगे। कैसे समझ आएगा? कि सर ने तो ये कहा है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़िए, साथ साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि उस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे कौन से रिसेप्टर वर्क कर रहे हैं, कौन से रिसेप्टर वर्क कर रहे हैं, और किस रिसेप्टर की वजह से वहाँ पे स्टिमुलेशन हो रहा है, कहाँ पे इनहिबिशन हो रहा है, कहाँ कौन सा आइनोट्रोपिक है, इन सब पर हमें क्या करना है, बराबर के फोकस करना है। थेराप्यूटिक यूज के साथ साथ सर ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे इंट्रैक्शन भी पढ़िए, इंट्रैक्शन पर आप ध्यान दीजिए, ड्रग ऑफ चॉइस पर आप ध्यान दीजिए। जो भी आपका ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाता है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ADR में आप पढ़िए। अब ADR को पूरा बहुत अच्छे से आपको डिटेल में, आपको ये नहीं ADR की डेफिनेशन पढ़ लेना है। यहाँ पे ADR की डेफिनेशन से मतलब नहीं है, यहाँ पे जो ADR का मतलब है वो आपके ड्रग ADR से मतलब है कि कोई एक ड्रग है वो किसी पर क्या एडवर्स इफेक्ट शो कर रही है। समझ रहे हैं आप? ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ लिखे हैं टॉपिक ऑटोनोमिक, यहाँ पे आपको पढ़ना है पूरा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक पूरा बहुत डिटेल में। सीबीएस को आपको पता होना चाहिए सीबीएस के अंदर क्या क्या आ रहा है, कहाँ पे हार्ट की में, यहाँ पे कहाँ बीपी की, कहाँ पे आपका एंजाइना, कहाँ पे आपका एरिथमिया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सीएनएस के आपको सारे टॉपिक्स आने चाहिए, साइकोटिक, यहाँ पे एपिलेप्सी, आपके डिप्रेशन, जितने भी टॉपिक्स आपके कवर होते हैं सारे आपको आना चाहिए। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट में आपका सारा पता होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे एंटीबायोटिक्स भी ऐड कर लीजिए, देखिए एंटीबायोटिक्स भी आप ऐड कर लीजिए, आपको एंटीबायोटिक्स का सब कुछ आना चाहिए, एंटीबायोटिक आना चाहिए, आपको कैंसर के बारे में आना चाहिए, कैंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी, यहाँ पे पॉइजनिंग, कौन सी पॉइजन में क्या देते हैं, उसका एंटीडोट किसी चीज़ का क्या है, ये सारे क्वेश्चंस हमें पता होने चाहिए, इनकी कॉपी हमारी अलग से बनी होनी चाहिए एंटीडोट्स की, समझ रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद फार्माकोविजिलेंस, नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, किस तरीके से ड्रग की क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मॉनिटरिंग करते हैं। तो अब क्या हो गई यहाँ पे क्लोजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, पढ़ाई करने के साथ साथ थोड़ा सा जो आपके प्रैक्टिकल स्टडी होती है, प्रैक्टिकल स्टडी आपके जो सिलेबस में दी होती है आपके बी फॉर्म के सिलेबस में, थोड़ा उसको भी ओवरव्यू करना है आपको, उसको भी देखना है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल से क्या क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल और जो आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री है, पहले ही कह रहा हूँ आपको, आप अगर हमें फॉलो करते हैं और हमारे साथ आप तैयारी कर रहे हैं, ब्रेन डेस्क ईडीयू पर जो आपको इसके लेक्चर्स मिलेंगे कोलॉजी के, वो आपको मिलने वाले हैं कोलॉजी प्लस मेडकेम। बाकी जो यहाँ पे स्टूडेंट सीआईएस और एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके ऑलरेडी कोलॉजी प्लस मेडकेम के लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर फोकस करना है, मेडिसिनल केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, कोलॉजी के साथ आपकी कवर होगी। सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग सिंथेसिस आपको पढ़नी है, सिंथेसिस किसके साथ, इतनी चीज़ मैं आपको एलेबोरेट कर रहा हूँ। बहुत से लोग इसमें ऐसे सोच रहे हैं यार इतना सिलेबस है कैसे कवर करेंगे सब कवर हो जाएगा। फॉर्म आपने भरा है, डीआई आपको बनना है, काम भी आप ही को करना पड़ेगा, कोई और आपको नहीं करवाएगा, सारी मेहनत आपको करनी है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद आपको ड्रग क्लासेस पर, ठीक है, देखिए कौन कौन सी यहाँ पे पिछले पेपर्स में पूछी गई हैं, तो जो पूछी गई हैं उन पर तो फोकस करना ही है, साथ साथ में ड्रग के आपको पता होना चाहिए कि इस ड्रग में क्या मोइटी प्रेजेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसी मोइटी से आप ये सोचा करिए, उसी मोइटी से उसका आईपीएससी नाम को निकाला करिए। जब मोइटी से आप आईपीएससी के नाम निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये इस पोजीशन पे है, तो फिर आपको पूरी आईपीएससी क्या होगी स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है फार्माकोग्नोसी, ठीक है। फार्माकोग्नोसी में सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, नेचुरल ड्रग सोर्स, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, हर्बल ड्रग्स के बारे में, ट्रेडिशनल सिस्टम, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या कौन सी ड्रग कहाँ पे यहाँ पे वर्क कर रही है आपको पता होना चाहिए। आपको एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनेंस, फ्लेवोनॉइड्स, यहाँ पे रेजिन क्या है आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। ये सारी चीज़ें क्या करनी है आपको कवर करनी है स्टूडेंट्स, ठीक। चलिए हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल में आप आएंगे, हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में, क्लिनिकल फार्मेसी, फॉरेंसिक फार्मेसी और केस स्टडीज़ भी पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, ठीक है। आप तैयारी कर रहे हो, एम्स की केस स्टडी ऑलरेडी चल रही है, उनको भी आप देख सकते हो। कोई ये नहीं कहेगा आपसे क्वेश्चन कि एम्स का ये आप तैयारी करा रहे हो तो ये क्वेश्चन एम्स में ही आ सकता है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी केस स्टडी पूछ दी जाए, और जो कि सीधी सी बात है, अगर मास्टर्स को वहाँ पे देख रहे हो आप, उन्होंने लिख रखा है, तो मे भी आपके एग्ज़ाम में भी केस स्टडी पूछी जा सकती है, इसलिए केस स्टडी पर आपको क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका हॉस्पिटल फार्मेसी का। आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ना है। रेगुलेटरी अफेयर्स आपको पूरी पढ़नी है, ठीक है। रेगुलेटरी अफेयर्स आपको पढ़नी, जो आपने बी फॉर्म में पढ़ रखी है वही रेगुलेटरी अफेयर्स यहाँ पढ़िए आप। उसके बाद आपको जो मैंने आपको ये बताया है यहाँ पे, ठीक है, लॉ, ये आपको ओल्ड बुक यहाँ पे नहीं यूज़ करनी है, न्यू बुक का यूज़ करना है, न्यू एडिशन की बुक को यूज़ करना है, न्यू एडिशन के यहाँ पे नोट्स आपको पढ़ने हैं। पूछे क्या अमेंड हो गया, क्या कुछ चेंज हो गया, अगर हम पीछे का बढ़ेंगे हो सकता है हमारा गलत हो जाए, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे, ठीक है, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, सारे टॉपिक्स पर आपको लगातार फोकस करना है। करंट अफेयर्स आप डेली बाय डेली आप कवर करना स्टार्ट कर दीजिए, अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है तो अब कर दीजिए। जनरल नॉलेज पर बराबर फोकस करिए, ठीक है। हिस्ट्री पर फोकस करना है, हिस्ट्री में देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, उनके ऊपर जाइए आप।
इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ आप एक बार हिस्ट्री को गो थ्रू करिए, सारी चीज़ों पर जाइए, मेडाइवल हिस्ट्री को भी पढ़िए अच्छे से। समझ रहे हो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन कवर करने ही पड़ेंगे। कौन कौन से वंश हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे तैयारी होना चाहिए। कब कौन सा खिलजी वंश कब आया, कब यहाँ पे आपका मोहम्मद गौरी ने कब आक्रमण किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, इनके ऊपर आपको प्रॉपर फोकस करना है। और जब आप आगे बढ़ोगे, देखिए आपको आगे बताता हूँ, कंप्यूटर पर भी आपको फोकस करना है। ये जस्ट आपके लिए है, एक टॉपिक है, इस पर आपको दीजिएगा, आप इससे 5 to 6 डेज दीजिए। जितना आप 5 to 6 डेज में आप पढ़ लीजिएगा इसको, उसी से क्या करिएगा, इसका प्रॉपर रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, इसके लिए ऐसा नहीं है इसको डेली आप मत पढ़िएगा, 5 से 6 दिन आराम से दीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उतना आपका इतने में कवर हो जाएगा। 5 से 6 दिन पढ़िएगा, फिर आप धीरे धीरे इसका रिविजन करते रहिएगा। ठीक, अब यहाँ पर आ जाइए जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के बारे में। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे आप, मैथ और जो आपको रीजनिंग पढ़नी है, ये कोई वो नहीं कि आप बहुत कहीं से जा रहे हैं और आपको बहुत टफ ही पढ़ना है। यहाँ पे आप एसएससी के लेवल की पढ़िए, जो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, एसएससी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में जो आता है, उसी के हिसाब से आप मैथ और रीजनिंग की अपनी तैयारी करिए, आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और एसएससी लगातार आप देखेंगे तो इसकी क्लासें भी आपको ब्रेन डेस्क पर मिल रही हैं। देखिए, ये ऐसे टॉपिक हैं, जितना ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीखोगे। मैथ को आप लर्न करने से नहीं, आप ये सोचो कि आज हम जाके रूम पे जाके आज हम मेंसुरेशन का फार्मूला याद कर रहे हैं बैठ के, नहीं। मेंसुरेशन के जब आप क्वेश्चन करोगे आपको ऑलरेडी फार्मूले समझ में आएंगे, आपको ऑलरेडी वो फार्मूले याद हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप, जितनी ज़्यादा आप रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये प्रैक्टिस में रहेंगे, जैसे क्वेश्चन देखोगे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक टंकी है, ठीक है, एक नल जो है वो टंकी को 5 मिनट में भरता है, बी नल जो है 7 मिनट में भरता है, और एक नल को खोल दिया जाए, टंकी कितने देर में खाली। इस तरीके से क्वेश्चन, कुछ आपके कि कोई एक चीज़ थी 50 रुपए की थी, इसको इतने रुपए में बेच दिया तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ, किस तरीके की हानि हुई। ठीक है, इतना हमारे पास पैसा था, इसको चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट या हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पर हमने दे दिया तो क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मैथ में देखने को मिलते हैं। इस तरीके से आपके मैथ में क्वेश्चन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ कोर फार्मा, जो आपकी रेफरेंस बुक हैं, जो आपको अपने यहाँ पे यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए जो आपको यहाँ पे कोर बुक पढ़नी है स्टूडेंट्स, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो आपको आपकी फार्माकोलॉजी एसेंशियल पढ़नी है वो आपको केडी त्रिपाठी पर फोकस करना है। साथ साथ में आपको स्पर्श गुप्ता की बुक भी अपने पास रखनी है, बहुत अच्छी बुक है। आप केडी त्रिपाठी से कॉन्सेप्ट पढ़िए और यहाँ पे स्पर्श गुप्ता से आप क्या करोगे, आप उस चीज़ को कवर करिए। दोनों बुक से अपने पास रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेमोनिक्स देखने को मिलेंगे जो आपके केडी त्रिपाठी बेस्ड ही हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी, दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं। और आपको और भी यहाँ पे बेसिक और क्लिनिकल के लिए आपको फार्माकोलॉजी पढ़नी है, आप कार्जून की भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लिए लिवर, जो आपकी लैकमैन की बुक है उसको आप यूज़ करिए, बहुत अच्छी बुक है। यहाँ से ही आप इतना ही पढ़ लेंगे अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल फार्मेसी का, तो यहाँ से ही आपकी मोस्टली चीज़ें क्या है कवर हो जाएंगी। ठीक है, और जो आपको यहाँ पे आप यहाँ पे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पढ़ते हो, ठीक है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पढ़ते हो, उसको कवर करने आप मार्टिन या रेमिंगटन की बुक को उठा लीजिए। डिसोल्यूशन के बारे में क्या है, डिसोल्यूशन की स्टडी करिए, बीसीएस क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करिए। समझ रहे आप, ये सारी चीज़ें आप रेमिंगटन और मार्टिन की बुक से पढ़ सकते हैं। अच्छे से इनकी क्या करनी है, आपको स्टडी करनी है। इतनी रेफरेंस बुक्स पर से आप स्टार्ट करिए, आपकी तैयारी बेस्ट होगी। फिर हम आपको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी और प्रैक्टिस सेट बुक जो आपके यहाँ पे हैं, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, जो भी एक्ट वगैरह के हैं, इसमें मैंने आपसे इसलिए कहा है कि ये जो बुक्स हैं इनके आप जो लेटेस्ट एडिशन की हैं उनके ऊपर जाइए, इन पे लेटेस्ट नोट्स जो हैं उनके ऊपर जाइए, उनको आप अच्छे से क्या करिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, जो आपको नॉन फार्मा है स्टूडेंट्स, नॉन फार्मा के लिए आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, लूसेंट के लिए आप जनरल नॉलेज का यूज़ कीजिए। लूसेंट की बुक जो है उसके लिए आप जनरल नॉलेज के लिए आप यूज कर सकते हो। करंट अफेयर्स 6 से 12 महीने जो की आपकी पुरानी वो पढ़िए। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आप देखते जाइए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे थोड़ा अवेयर रहिए। ठीक है, आर एस अग्रवाल की बुक आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे
क्वांटिटेटिव मैथ के लिए आप राजेश अग्रवाल भी यूज़ कर सकते हो, नहीं यूज़ कर सकते यूट्यूब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो इसकी। यूट्यूब वगैरह पर भी आपको बहुत लोगों ने इसको पढ़ा रखा है, हमारी टीम ने भी आपको ये पढ़ा रखा है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। इसलिए कर सकते हो क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की। एनसीईआरटी पर जाइए, एनसीईआरटी पर फोकस करिए, 11th-12th की जो है उनके ऊपर थोड़ा सा पढ़िए, उनसे वहाँ से क्या करिएगा, कॉन्सेप्ट छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वहाँ से क्या करिए, आप छोटी छोटी चीज़ों को उठा लीजिए कि यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या है, जूल क्या जूल अर्ग, ये सारी चीज़ें क्या है, पावर की यूनिट क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक सिंपल साइंस में, जनरल साइंस में। ठीक है, समझ गए ये आप, ये होते हैं एग्जाम में क्या करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपकी रैंक को डिसाइड करते हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस पर भी आपको क्या करना है, फोकस करते हुए चलना है स्टूडेंट्स। ठीक, अब मैं जरा थोड़ा आपको बता देता हूँ, एक साइकिल बता दे रहा हूँ, इसको आप वेरी कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट मैं बता दे रहा हूँ। आप क्या करिए, ऐसे स्टार्ट करिए, मंडे है, आप ऐसे टारगेट बनाइए, मुझे मंडे को भैया सोटेक्स और कोलॉजी कवर करनी है, कुछ भी कैसे भी मुझे करना है, बट आज मुझे क्या करना है, यहाँ पे फार्माकोलॉजी सोटेक्स मुझे कवर करनी है, यहाँ पे मुझे आज इनके टॉपिक्स को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, साथ में केमिस्ट्री प्लस फार्माकोग्नोसी मुझे क्या है, सर ट्यूसडे को कवर करनी है। मुझे एनालिसिस क्यूसी रेगुलेटरी लॉस जो है मैं बुध को कवर करूँगा, वेडनेसडे को कवर करूँगा। थर्सडे को मुझे हॉस्पिटल क्लिनिकल फॉरेंसिक फार्मेसी पढ़नी है, इस दिन मैं कवर करूँगा। फ्राइडे को मैं पूरा भैया नॉन फार्मा ही पढ़ूंगा। नॉन फार्मा पढ़ेंगे, फार्मा से उस दिन टच नहीं रहेगा तो फार्मा की चीज़ें बार बार दिमाग में गूंजेंगी, आपके आएंगी कि हमने 3 दिन में क्या पढ़ा, धीरे धीरे आपको वो जरूर टच करेंगी। 1 घंटा निकाल लेना इसमें, 1 आवर निकाल लेना, आप इसलिए निकाल लेना क्योंकि 3 दिन का पढ़ा हुआ, 4 दिन का पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं आपको टच करेगा जब आप नॉन फार्मा पढ़ रहे होगे। नॉन फार्मा पढ़ रहे होगे उस दिन दिमाग में ये आएगा आपके, यार अभी तो फार्मा ही नहीं पढ़ा मैंने, मतलब फार्मा में बहुत पीछे हैं, क्या करें, इसको छोड़ के फार्मा पर ही चले। नहीं, ऐसा कतई नहीं सोचना है। जिस दिन नॉन फार्मा पढ़ना है उस दिन नॉन फार्मा ही पढ़ना है। ये दिमाग में पीछे की चीज़ें आ रही हैं, 1 घंटा बोल देना अपने मन को, 1 घंटा शाम को निकालेंगे तुम्हारे लिए, तब तो हमें याद आना। अभी हमें तुम्हें याद नहीं करना है, हम तुम्हें रात में याद करेंगे। 1 घंटा हमारे पास टाइम है, 7 बजे हम तुम्हें याद करेंगे। आज हमें सिर्फ नॉन फार्मा पर फोकस करने दो, आज हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। इस तरीके से आपको अपने दिमाग को समझाना है, समझ रहे। उसके बाद क्या करना है, सैटरडे को आप मॉक टेस्ट दीजिए। अब कहिए इसको, ठीक है, कल जो तो हमें बार बार याद आ रहे थे सब लोग, आ जाइए याद हमें, आज सैटरडे है, आज हमारा टेस्ट का दिन है, अब तुम्हें याद आओ। तब ये तुमसे क्या करेंगे पता है, ये दिन वाली सारी चीज़ें तुमसे धोखा कर देंगी। इस दिन तुम्हें कुछ नहीं याद आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो है स्टूडेंट्स ब्रेन। ब्रेन क्यों आपका दुश्मन होता है पता है आपको? आप किसी भी एग्जाम हॉल में जाइएगा, ठीक है, ये क्या है, ये जब आप वैसे होगे ना, कॉमनली आप रह रहे होगे तो बहुत साथ देगा आपका, बहुत अच्छे ढंग से आपका साथ देगा। एग्जाम में हॉल में जाइएगा, एग्जाम हॉल में सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी ने इतना धोखा, आपको दुश्मन भी, आपके दोस्त जो होते हैं ना वो भी आपको नहीं दिए होंगे, या दुश्मन आपको धोखा नहीं दिया होगा जितना ये आपको धोखा देता है। सबसे बड़ा दुश्मन ये है आपका। ये क्या करेगा, आपको एग्जाम हॉल में आपको आपका साथ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसको पता है ना कि जब हम तैयार, जिस दिन पढ़ाई कर रहे थे ना उस दिन तुम मक्कारी कर रहे थे, आज हम तुम्हें बताएंगे। और ये किनका साथ देता है? जिसका इन्होंने इन 4-5 दिनों में बढ़िया यूज़ कर लिया होता है। जब इन्होंने बढ़िया यूज़ किया तो ये उनका साथ दे देगा। ये चीज़ होती है, ब्रेन जो होता है ना बहुत ही संभालने, अगर अपनी बॉडी में किसी को बहुत संभाल के रखना है, किसी को बहुत ही अच्छे से रखना है तो वो आपका ब्रेन, समझ रहे हैं आप। इसको खाइए, इसको खिलाओ पिलाओ, कुछ भी खाओ तो इससे पहले बोल दो भाई मैं जो खा रहा हूँ वो तुम ले लो, क्योंकि अगर ये रूठ गया तो ये हमें एग्जाम में रुला देगा। इसलिए इसके ऊपर खाने पीने का बहुत ध्यान रखो इसका, ठीक है, समझे। उसके बाद संडे को क्या करिए, प्रॉपर रिवीजन करिए, ठीक है। उस दिन थोड़ी बहुत रीडिंग इसलिए रीडिंग हल्की फुल्की करिए और रिवीजन पर जाकर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि पिछले जो आपने ये हफ्ते में पढ़ा है उसको यहाँ पे कवर करिए। क्यों कवर करिए? हो सकता है थर्सडे के दिन कुछ ऐसा हो गया हो, आपने पढ़ाई ना की हो, आप अपने घर में रह रहे हो, घर में हो सकता है कोई आपके मेहमान आ गए, हो सकता है कोई आपसे रिलेटिव है वो आपसे मिलने आ गए। तो अब आपके दिन भैया ये मिलने आ गए तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई क्या हुई, इस दिन लैक हो गई। आपने इस दिन कम पढ़ पाया, ये सीधी सी बात है। आपने इस दिन क्या किया, आपने कम पढ़ पाया। हो सकता है आपके यहाँ रिलेटिव बुध को आ गए हों भैया, तो बुध को नहीं पढ़ पाया। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बाहर तैयारी कर रहे होंगे रूम लेके, हो सकता है एक दोस्त इस दिन आ गया हो, आप डिस्टर्ब हो गए हो, आपने कवर नहीं कर पाया। तो अब आप क्या सोचोगे, इसको अगले दिन कवर करना है। अगले दिन नहीं करना है, इसको क्या करना है, संडे को कवर करना है। कब कवर करना है? संडे को कवर करना है। और संडे को एज आ क्या समझ लेना है कि आज क्या है, वेडनेसडे है, या आज क्या है, थर्सडे है। क्यों? क्योंकि इस दिन मैंने एनालिसिस नहीं पढ़ पाई थी, वो मैं तुम्हें कब कवर करूंगा, संडे के दिन कवर करूंगा। ये स्टूडेंट्स आपके ऊपर जाता है कि आपको संडे को अपना यहाँ पे लाइट रीडिंग डे बनाना है या आपको फ्राइडे को अपना लाइट रीडिंग बनाना है। अगर फ्राइडे को बना रहे हो तो फ्राइडे जो आपका नॉन फार्मा को इधर शिफ्ट कर दीजिए। समझ रहे हो आप? चलिए
फिर यहाँ पे एक फेज है, एक रोड मैप तैयार करिए कि मुझे 6 महीने में या मुझे 12 मंथ में मुझे इतनी चीज़ ऐसे ऐसे कवर करनी है, समझ रहे। तो सबसे पहले आपको अपना फाउंडेशन बनाना है। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, फार्मा का सिलेबस को देखिए, सिलेबस को कवर करिए, सिलेबस पर पढ़ाई करिए, कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाइए, करंट अफेयर्स की हैबिट डालिए। फिर इंटीग्रेशन फेज आता है, ठीक है। रिमेनिंग जो आपके टॉपिक हैं उनको कवर करिए, साथ साथ में आप अपनी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए फार्माकोलॉजी को, फार्मास्यूटिक्स को, जो भी आपके टॉपिक हैं। फिर आता है एक सेट कि जहाँ पे आपको सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, लर्न हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगते हैं। फिर आप आइए यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, ठीक है। वीक एरियाज़ को यहाँ पे आइडेंटिफाई करिए। रिवीजन फेज में आपको क्या करना है, आप अपने कुछ शॉर्ट नोट्स अब आप बनाइए, किसी और के शॉर्ट नोट्स मत पढ़िए। रिवीजन के फेज में अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए, समझ रहे हैं आप। आपको अपने नोट्स बनाने हैं, रिवीजन के फेज में अपने नोट्स बनाइए। आप उस तरीके से नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा, आप जो डिटेल पढ़ रखा होगा वो आप कवर कर लोगे, क्योंकि ये मेरे खुद के हैं। मुझे पता है कि मैं क्या भूल रहा हूँ, किसी को थोड़ी पता है कि तुम्हें ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे पता है कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे इस जगह पे क्या चीज़ें मेरे लिए टफ हैं, क्या चीज़ें मेरे लिए सरल हैं, समझ रहे। तो आपके जो नोट्स होंगे वो आपके लिए हेल्प करने वाले हैं, समझे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक टाइम टेबल बना रखा है, एक आइडियल टाइम टेबल जस्ट मैंने बना दिया, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसको हर स्टूडेंट्स फॉलो करेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। मेरा जो टाइम देखो यहाँ पे चल रहा है AM में। मैं तो एक ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इस टाइम टेबल को लेके चला इस जगह पे जो स्टूडेंट्स सिर्फ इस टाइम पूरी तरीके से तैयारी में लगा हुआ है। अब इस जगह पे आप अगर इसकी एलिजिबिलिटी को देखोगे तो यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी लिखी हुई है 30 ईयर, समझ रहे। मतलब 30 ईयर का क्या हुआ, या 25, 26, 27, यहाँ पे इस एज में आके बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे हाथ में पैसा भी होना चाहिए। जाहिर सी बात है, कर किस लिए रहे हो, पैसा कमाने के लिए नहीं होता है। काफ़ी लोग मार्केटिंग में जॉब करते हैं, काफ़ी लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कहीं पे कोई लोग टीचिंग कर रहे होते हैं। तो सबको ये है, और सबको अपने वर्क बैलेंस के साथ साथ अपनी स्टडी को भी मैनेज करना है। तो मैं जो यहाँ पे अभी आपको बता रहा हूँ वो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग इस टाइम प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे 21 साल 22 साल के हैं और सिर्फ तैयारी पर लगे हुए हैं। तो उनके लिए ज़रा मैंने एक टाइम टेबल बनाया, और मैं इन लोगों के लिए भी आऊँगा और इन लोगों के लिए भी बताऊँगा कि कैसे आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है आपके अपने कॉलेज के साथ। आप अगर किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, कहीं पे किसी फील्ड में जॉब कर रहे हो, या आप कुछ पढ़ रहे हो, तो आपको मैनेज कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी आप चलिए, सपोज करिए कोई स्टूडेंट्स है जो क्या करता है, सुबह के 6 से 7 बजे उठता है, उसको क्या करनी है, प्रॉपर अपना 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज और ब्रेकफास्ट पे देना है। बिल्कुल आप ये फोकसली है, आपको करना है। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप DI की कर रहे हो तो आपको ये रूटीन अपनाना ही पड़ेगा। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है कि पूरी पूरी रात जग के आप पढ़ाई कर रहे हो। 1 दिन जग लोगे, 2 दिन जग लोगे, 1 हफ्ता जग लोगे, 1 महीना जग लोगे, और फिर 1 महीने के बाद बॉडी कहने लग जाएगी कि तुम हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डाल रहे हो भाई, हमें तुम्हारा साथ नहीं देना है। आप क्या करोगे, मोबाइल में जब टाइप भी कर रहे होगे ना, मोबाइल में लिख रहे होगे, मोबाइल में अगर आप लिख रहे होगे फार्माकोलॉजी, समझ रहे हो, जब नींद आती है ना बहुत भयंकर, अगर आप मोबाइल में या कॉपी में कहीं पर भी अगर फार्माकोलॉजी भी लिख रहे होगे ना, तो P की जगह C बन जाएगा, H की जगह D बन जाएगा, A की जगह B बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या बन गया। तो ये चीज़ होती है, इसलिए प्रॉपर नींद के साथ और प्रॉपर यहाँ पे जो आपका रूटीन है उसको फॉलो करते हुए पढ़ाई करनी है, समझ गए आप। चलिए अब आगे आइए, जो मैंने ये बताया काफ़ी स्टूडेंट्स इसको जब देखे होंगे तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ भी हो गई होगी कि फार्माकोलॉजी हम लिख रहे थे और हमसे लिख क्या गया। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हो, बहुत ज़्यादा लगातार कई हफ्ते आप पढ़ते रहते हो, लगातार बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो, तो इस तरीके की सिचुएशन एक क्षण के लिए हमें देखने को मिलती ही है, समझ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम बॉडी हमारा साथ छोड़ देती है। चलिए, और आपको क्या करना है, फिर आप थोड़ी देर रुकिए। 7:10 से अगर आपने अपनी क्या करी, स्टार्ट कर दी आपने पढ़ाई, तो पढ़िए इसको 9:30 बजे तक आराम से आपने क्या किया, बढ़िया पढ़ाई करी। फिर 9:30 से 9:40 तक एक बढ़िया शॉर्ट ब्रेक ले लीजिए भैया। बीच में पढ़ाई कर रहे थे, एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, 12:30 बजे तक फिर से फिर में कुछ पढ़ाई स्टार्ट करिए, कुछ पढ़िए, आपके जो सब्जेक्ट्स आपने टाइम टेबल के हिसाब से कर रखे। फिर आपका लंच और रेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप स्टार्ट करिए, यहाँ पे नॉन फार्मा आप सपोज करो पढ़ रहे हैं, ये आपके ऊपर जाता है कि आज आपको नॉन फार्मा सेट करना है या आज आपको यहाँ पे फार्माकोग्नोसी सेट करनी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, 3:30 से 4 बजे तक एक छोटा सा ब्रेक लीजिए आधे घंटे का। फिर 4 से 6 बजे तक MCQs प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, सॉल्व करिए।
यहाँ पे जो 6:10 से 7 बजे तक क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी बहुत हॉबी मतलब फैमिली टाइम दीजिए, लोगों से बात करिए, बहुत ज़रूरी होता है ये, ठीक है। इसलिए ज़रूरी होता है सारी चीज़ें आप इंटरेक्ट रहिए, इंटरेक्ट रहते हैं तो हमारा दिमाग क्या रहता है, ठीक रहता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा बहुत फोर्स दिमाग में बनती है, ठीक है। 7 से 9 बजे के बाद यहाँ पे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, एक टॉपिक्स को देख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करिए, फिर आप जो आपने पूरे दिन पढ़ा होता है उसको एक बार क्या करिए, प्रॉपर रिवाइज कर लीजिए और इतनी स्टडी आप करिए। अब स्टूडेंट्स आते हैं हम वहाँ पे, जो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट जॉब करते हैं। अब जॉब करने वालों के लिए यहाँ पे जो सिनेरियो बनता है वो थोड़ा सा टफ रहता है। स्टूडेंट्स आप कोई भी अपनी जॉब कर रहे हैं, एक बार थोड़ा सा अब आपको अपनी जॉब पर थोड़ा सा लैग करना है स्टूडेंट्स, आपको वहाँ से टाइम निकालना ही निकालना है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी यहाँ पर डीआई की, तो आपका मेन प्रायोरिटी यही ही होना चाहिए। यहाँ पर आपको यहाँ से क्या करना है, आपको अपना टाइम बचाना है, छोटे छोटे मोमेंट्स से अपना टाइम को बचाना है। यहाँ से अगर आप कहीं पर भी आपको लंच मिल रहा है, उस लंच को आपको स्टडी में यूटिलाइज करना है। जो रूटीन मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बनाया था दिन से लेके यहाँ पे कहाँ तक शाम तक, आपकी पढ़ाई थोड़ी कम रहेगी लेकिन आपकी पढ़ाई भी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। लेकिन आपको कैसे करना है, अपने इन्हीं टाइम में क्या करना है, बीच बीच में मैनेज करना है। जो भी टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं या जो भी एमफॉर्म के कर चुके हैं, आप कॉलेज में हैं, आप देखिए कि हमारे जो लेक्चर्स हैं या आप कॉलेज में कुछ पढ़ा रहे हो, ठीक है, आपका कोई लेक्चर लगा हुआ है और 1 घंटे 1.5 घंटे में आपको कुछ पढ़ाना है स्टूडेंट्स, तो वो करना क्या होता है सर, हमें उन लेक्चर्स को इस तरीके से प्रिपेयर करिए, आपकी वो आपने जो प्रिपेयर किए हैं वो आपके यूपीएससी लेवल के आप उनको तैयार करिए, पढ़ाइए जाके आप क्लास में, जो जो उनका बेस है आप उसके हिसाब से पढ़ाएं, लेकिन अपनी तैयारी को आप उस लेक्चर की इस तरीके से करके जाइए कि वो हमारे डीआई के एग्ज़ाम के लिए क्या रहे, हेल्पफुल रहे। समझ रहे हैं आप? जो लोग यहाँ पे मार्केटिंग जॉब वगैरह करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे यही चीज़ है कि जो भी आपको जितना भी टाइम यहाँ पे रेस्ट मिले, आप अपने पास फ़ोन रखिए, उसमें पीडीएफ रखिए, आपको प्रॉपर एनालिसिस करते रहना है। और आपको आप एकदम से उस पीडीएफ को मत निकालिए, एकदम से उसको मत देखिए, एक रात पहले आप सोच के जाइए कि मुझे आज ये कवर करना है, आप उसी चीज़ को पढ़िए। आप ऐसे करेंगे तो आपकी सारी चीज़ों में क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लेक्चर प्रिपेयर करना है यूपीएससी के हिसाब से, लेक्चर आप देखिए, आप पूरा पढ़िए, आप लेक्चर को पढ़ाने से पहले आप पूरा पढ़िए। आपको ये सोचना है कि मैं जो यहाँ पे अपना लेक्चर तैयार कर रहा हूँ वो मैं किसके हिसाब से कर रहा हूँ, और फिर वो पढ़ाना है आपको उनके सिलेबस के हिसाब से। लेकिन आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको अपने लिए लेक्चर तैयार करने हैं। ऐसे आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों में छोटे छोटे गैप से आप अपनी प्रिपरेशन को करिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पे टर्निंग योर रूटीन इनटू अ लास्ट हैबिट। धीरे धीरे ये करिए और आपको क्या करना है, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, आप करते रहेंगे, आपकी हैबिट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 25 से 30 मिनट 40 मिनट आप पढ़ाई करिए, छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लीजिए जो मैं अभी आपको बता रहा था, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, अपने प्रॉपर जो आपका एक रूटीन बन जाता है, जब धीरे धीरे आप स्टार्ट कर दोगे तो आपका एक रूटीन बन जाएगा, और वो रूटीन आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते आप फॉलो करेंगे, फिर वो आपकी आदत में आ जाता है। ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ था 21 से 66 डे रूल, इसका यही मतलब होता है कि 7 दिन की तैयारी में अपने आप को क्या ना करिए, अपने आप का आकलन मत करिए। 15 दिन 25 दिन 20 दिन यहाँ पे और क्या बोलते हो 30 दिन 40 दिन आप पहले पढ़ाई करिए, फिर अपने आप को एनालिसिस करना स्टार्ट करिए। यहीं पर ये चीज़ थी स्टूडेंट्स, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से बचिए, कुछ जो आपके डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कीप योर फोन अनदर रूम ड्यूरिंग हाँ, अपने फ़ोन को हटा दीजिए, जब आपको ब्रेक मिल रहा है छोटा, उस टाइम में आप 2-4-5 मिनट के लिए अपने फ़ोन को देख लीजिए। समझ रहे हैं आप? चलिए अब करना क्या है, ठीक है, कैसे स्ट्रेस को दूर करेंगे, मैनेजिंग एग्ज़ाम स्ट्रेस। कैसे एग्ज़ाम में जो आपका स्ट्रेस है, जो आप पहले से प्रिपेयर हो रहे हो कि जब हम एग्ज़ाम देंगे तो हम उस टाइम मेंटली एकदम स्टेबल रहेंगे, तो उसके लिए आपको प्रॉपर क्या करना है, वॉक करना है, थोड़ा बहुत आप अपने आप को यहाँ पे फिट करने के लिए, अपने आप को बॉडी को फिट करने के लिए, साथ साथ अपने जो आपका माइंड है जिसने आपने पूरे दिन काम किया है करवाना है, उसको क्या करना है, यहाँ पे फिट रखना है, ठीक है। ये भी आपका एक योगा का ही पोर्शन है, सिंपल डीप ब्रीदिंग वगैरह। प्रॉपर 7 से 8 घंटे की ही नींद लीजिए, ठीक है, 7 से 8 घंटे से कम मत लीजिए, 6 से 7 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 10-12 घंटे भी मत सोइए, इतना सोएंगे तो फिर नहीं बनेगा, ठीक है। टॉक इट आउट, क्या करना है, फैमिलीज़ के साथ जो आपने फेस किया या आपको कुछ लगा शेयर करिए। आप अपने भाई के साथ शेयर कर सकते हो, आप अपनी सिस्टर के साथ शेयर कर सकते हो, आप मम्मी या पापा में जिसके साथ कंफर्टेबल हो उससे डिस्कस कर सकते हो, दोनों के साथ कंफर्टेबल हो तो दोनों को डिस्कस कर सकते हो, जो आपको बेहतर समझे, ठीक है। उसके बाद लिमिट
कंपैरिजन यहाँ पे क्या करना है आपको, जॉब को कंपैरिजन करना है, किसी और के साथ नहीं करना है। आप जॉब कर रहे थे, एक बंदा ऐसा जो लगातार प्रिपरेशन कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोच के चलना है कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरी प्रिपरेशन बहुत ख़राब हो जाएगी, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, क्या ही होगा, इतनी कम वैकेंसी है, उनका हो जाएगा मेरा नहीं। इस तरीके के थॉट नहीं लाने हैं, अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखना है, ठीक है। और आप मॉक टेस्ट देते रहिए, मॉक टेस्ट में जो नंबर आते हैं, कम आए ज़्यादा आए, उनको आप इस तरीके से समझ के चलिए मैंने कुछ अच्छा किया तभी मेरे इतने मार्क्स आ गए, या बहुत अगर आपके ख़राब मार्क्स आ रहे तो आपको सोचना है कहाँ पर आपने गलती की है, ठीक है। फिर आपको देखिए, अब आप यहाँ पे आ जाइए, ये बिल्कुल लास्ट है, ये इमेज देख रहे हो, ये इमेज क्या कहती है, ये इमेज देख रहे हो स्टूडेंट्स, बताइए ये इमेज क्या कहती है। ये इमेज ये कहती है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपका देखिए यहाँ पे मम्मी पापा ने प्रॉपर साथ दिया। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने वर्दी की इमेज को इसीलिए बना के रखा है, अगर डायरेक्ट वर्दी इस तरीके की नहीं होती आप उस पर मत जाइएगा। काफ़ी आप लोग इस बात पे कमेंट मत करने लगिए, सर ड्रग इंस्पेक्टर की वर्दी भी होती है क्या, सर ड्रग इंस्पेक्टर ऐसी वर्दी पहनता है क्या, तो उस वर्दी पर आपको नहीं जाना है। जस्ट ये देखना है कि ये कोई बंदा है जो क्या किए हुए है, बहुत ही रिप्यूटेड तरीके से जॉब ली है, फैमिली ने साथ दिया, फैमिली वाले खुश होंगे, इस तरीके से आपके जो यहाँ पे देखिए, जब आप सक्सेस हो जाओगे तब आपके वेल विशर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, समझ रहे। जब आपने प्रिपरेशन करी होगी तो सिर्फ आपके वेल विशर्स और आपके बारे में सोचने के लिए सिर्फ यही 2 लोग आपके लिए बैठे होंगे, ये बात ध्यान रखना। प्रिपरेशन के बाद आपको बहुत से लोग बोलेंगे, आपसे हाथ मिलाएंगे, अरे दोस्त मैं तो तुम्हारे साथ था, कभी तुम बताते मैं तुम्हारे लिए ये कर देता, कभी तुम कहते अरे मेरे लिए तो, अरे तुम्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही तो मुझे बताते, फाइनेंस की प्रॉब्लम थी। प्रिपरेशन के टाइम कोई नहीं दिखेगा, प्रिपरेशन के टाइम सिर्फ आपको 2 लोग ही दिखेंगे, वो हैं आपके मम्मी पापा, समझ रहे हो। इसलिए मैंने दिखा रखा है, बहुत से लोग आपके पीछे इमेज में खुश दिख रहे होंगे, वो तब खुश दिख रहे हैं जब आप सक्सेस हो गए हो, और इसमें से कुछ लोगों की फेक हंसी भी होगी। तो आपको इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई करनी है। बाद में तो आपको बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लोग आपसे हाथ मिलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही दिन का इंतज़ार करने के लिए इस यूपीएससी डीआई में अपनी आगे से और बहुत अच्छी प्रिपरेशन को आप करते हुए जाइए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, सारी चीज़ों को आप समझिए, ठीक है। सारी चीज़ें आपको सोचनी है, कैसे आपको बढ़ना है, करियर आपका है, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप करते रहिए प्रिपरेशन। बहुत ही जल्द आपके लिए ब्रांड स्केड्यूल पर यूपीएससी के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, अच्छे लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। तो बस आप जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।